हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ने क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स। तो हमारा चल रहा है चैप्टर सेकंड, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, और मैंने बताया था, मैंने कुछ समझाया था फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में मैंने समझाया हुआ था। ठीक है, उसे समझाया था। ठीक है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि फंक्शन आखिर क्या होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के ग्राफ। ठीक है, कुछ फंक्शंस के हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए, उनके ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक है, याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन को देखते हैं। थोड़ा मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आज अभी थोड़ा बताऊंगा कि डेफिनेशन हमने क्या बताती है, फंक्शन होता क्या। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, एक टाइप का रिलेशन ही होता है। एक टाइप का क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, अभी हमने रिलेशन पढ़ के आए। ठीक, रिलेशन। ठीक है, एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को, एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, फंक्शन। ठीक है, जो भी रिलेशन होता है, रिलेशन में एक अगर एक दो क्वालिटीज उसमें आ जाए, दो उसमें क्या आ जाए, प्रॉपर्टीज आ जाए उस रिलेशन में, तो हम उस रिलेशन को क्या कह देंगे, फंक्शन कह देंगे। क्या कह देंगे, फंक्शन कह देंगे। ठीक है, तो वो दो प्रॉपर्टीज आखिर हैं क्या। ठीक है, तो जैसे रिलेशन, इसको जो फंक्शन को है, फंक्शन को आप हमेशा रिलेशन के साथ कंपेयर करके और उसी के साथ रिलेट करके आप पढ़ते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, रिलेशन हम पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, एक ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर ए से बी में रिलेशन है तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं 2, 3, 1, 2, 5, 7। ठीक है, जो ब्रैकेट में होता है इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो उसी तरीके से होता है हमारा फंक्शन भी। ठीक है, फंक्शन भी उसी तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। फंक्शन का डिनोट कैसे करेंगे, एफ से। जैसे रिलेशन को डिनोट करते थे किससे, आर से, फंक्शन को डिनोट करेंगे एफ से। तो एफ सच दैट ए टू बी। एफ जो होगा, ए से बी में एक रिलेशन होगा। क्या होगा, रिलेशन होगा। रिलेशन होगा, लेकिन इसमें दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन क्या, एवरी एलिमेंट। ठीक है, पहली कंडीशन लिख रहा हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A has an image in B। यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। यानी कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, जो कि क्या होता है, छूट जाए। यानी कि अगर मैं एक एरो डायग्राम से समझाऊं, सपोज ये हमारे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसमें ए बी सी और डी है। ठीक है, तो 1 की इमेज ए के साथ बन गई, 2 की इमेज बी के साथ, 3 की इमेज सी के साथ, 4 की इमेज डी के साथ, लेकिन 5 छूट गया। क्या हो गया, 5 छूट गया। तो ये तो बिल्कुल फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये रिलेशन तो है, ये क्या है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको समझना, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। सारे एलिमेंट की एक इमेज तो होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 5 कोई भी एलिमेंट जो है सेट ए में, वो छूटना नहीं चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। तो कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए एक तो ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, एक तो ये कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या फॉलो करनी पड़ेगी कि every element of A, every element of A has one and only one and only one image in B। यानी कि हाँ, पहली कंडीशन तो क्या थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि ए के हर एलिमेंट की इमेज तो होनी चाहिए, लेकिन हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, तो इसको अगर मैं इससे एग्जाम्पल से समझाऊँ तो कुछ ऐसा है। ठीक है,
यानी कि मेरे पास 1 2 3 4 5 है, और इसको लिख देते हैं ए बी सी डी और ई भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ये ए सेट है, ये क्या मेरे पास बी सेट है। ठीक है, तो 1 की इमेज सपोज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है और 5 की इमेज ई है। ये तो बिल्कुल रिलेशन वो फंक्शन है, बिल्कुल है फंक्शन, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट की इमेज है और हर एलिमेंट की इमेज सिर्फ कितनी है, एक ही है। हर एलिमेंट की इमेज कितनी है, एक ही है। ठीक है, 1 की इमेज भी एक है, 2 की इमेज भी एक है, 3 की इमेज भी एक ही है, 4 की इमेज भी एक है, 5 की इमेज भी एक ही है। ठीक है, इसको एरो से दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना होके ऐसा हो जाए 5 की इमेज, तो अच्छा 5 की इमेज ई मान लिया मैंने और 5 की इमेज डी भी है। 5 की इमेज दो हैं, 5 की इमेज कौन है, एक तो ई भी है, 5 की इमेज कौन है, एक डी भी है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन बिल्कुल नहीं कहलाएगा, फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन क्या कहती है, हर एलिमेंट की, ये जो सेट ए में हर एलिमेंट है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए बी में। तो 5 की यहाँ पर 2 इमेज बन रही है, 5 की क्या बन रही है, 2 इमेज बन रही है। 5 की इमेज डी भी बन रहा है, 5 की इमेज ये डी भी है और 5 की इमेज ई भी है। तो ये तो बिल्कुल फंक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए, ठीक है, फंक्शन बनने के लिए तो रिलेशन में ये दो कंडीशन होनी चाहिए। फंक्शन बनने के लिए रिलेशन में ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, और ये ध्यान रखें, ये तो पहला पूरा सेट है, क्योंकि ये इसमें फंक्शन की कंडीशन ही यही है, फंक्शन की कंडीशन ही यही है कि एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो डोमेन जो बनेगा फंक्शन का, डोमेन हमेशा क्या बनेगा, ये पूरा पहला सेट जो है पूरा क्या बनेगा, डोमेन बन जाएगा। पहले ये जो पहला वाला सेट है ये पूरा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए ना। तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे, ए के सारे एलिमेंट की इमेज होगी, ए के सारे एलिमेंट की क्या होगी, इमेज होगी। यानी कि जैसे इसमें कोई 1 है तो 1 की इमेज होगी, इसमें अगर 2 है तो 2 की भी इमेज कोई होगी, 3 है तो 3 कॉमा भी होगा। यानी कि फर्स्ट, ये जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट पे इस ए के सारे एलिमेंट आ ही जाएंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होता है। सेकंड एलिमेंट जो होता है फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए का है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए का है, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के तो सबकी इमेज है ना, वो तो कंडीशन ही दे रखी है। ठीक है, कंडीशन दे रखी है, यानी कि इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है पूरे ए के एलिमेंट आ जाएंगे, पूरे ए के एलिमेंट आ जाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर छूट गया तो फिर तो फंक्शन ही नहीं हुआ ना। ठीक है, तो फिर तो फंक्शन ही नहीं हुआ। तो डोमेन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट सेट है ये पूरा हमेशा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। पूरा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। पूरा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, एफ क्या एक रिलेशन है, अब रिलेशन में कैसे एलिमेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। रिलेशन में एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अभी हम पढ़ के आए एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जिसमें ये सेकंड एलिमेंट है, इसको कहते हैं इमेज ऑफ ए। तो बी इज इमेज ऑफ ए। जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होता है, इमेज होता है फर्स्ट एलिमेंट का। फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है, इमेज। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन फंक्शन में हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, कि फंक्शन ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। एफ ऑफ ए यानी कि इमेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। एफ ऑफ ए इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए की जो इमेज है वो क्या बन रही है, बी बन रही है फंक्शन में। किस फंक्शन में, एफ फंक्शन में। ठीक है, एफ फंक्शन में ए की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, बी बन रही है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अगर एक्स कोमा वाई है, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि एक्स की इमेज कौन है, वाई है। एक्स की इमेज कौन है, वाई है। ठीक है, एक्स की इमेज कौन है, वाई। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शन में मैंने बताया था, ठीक है, इसके आगे हमने बताया था कुछ, एक छोटा सा टॉपिक बताया था, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होता है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन वही होता है, ऐसे फंक्शन जिसमें रेंज जो होती है वो क्या होती है, या तो रियल नंबर होगी या तो रियल नंबर का सबसेट होगी। रेंज जो होगी या तो रियल नंबर होगी, रियल नंबर का सबसेट होगी। तो वो सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए या रियल नंबर का सबसेट हो जाए। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए या रियल नंबर का फंक्शन हो जाए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं रियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को कहते हैं रियल फंक्शन। और ठीक है, और वैसे भी इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में
10th में या 11th में, ठीक है, हम जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे सब क्या होंगे, रियल फंक्शन ही होंगे या रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि कौन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, कौन रियल फंक्शन होगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। यानी क्लास 11th में जो हम पढ़ेंगे सारे फंक्शन जो होंगे रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे और रियल फंक्शन होंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कुछ फंक्शंस के ग्राफ, ठीक है। कुछ फंक्शन के हम ग्राफ पढ़ने वाले, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ आपको याद होनी चाहिए, उनके डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके हम क्या पढ़ने वाले, ग्राफ पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है उसको वो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। कुछ स्पेशल टाइप के वो फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शन को आपको याद रखना है, ठीक है। आखिर ये फंक्शन होते क्या है, ठीक है, और इनका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ग्राफ बनाना आपका होता होगा, ठीक है, 10th में आपने पढ़ा होगा, 10th में, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर था हमारा, या फिर ठीक है लीनियर इक्वेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि आखिर ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं। कोऑर्डिनेट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाना नहीं सिखाऊंगा मैं, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, बनाएंगे साथ में बनाएंगे, लेकिन ठीक है मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा कि हाँ ऐसे ऐसे बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इसको एफ से डिनोट करेंगे, एफ, और ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है कहाँ से कहाँ, रियल नंबर के सेट से दूसरा भी रियल नंबर के सेट तक होता है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होता है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं इसको y इज इक्वल टू यानी कि fx, ठीक है, y इज इक्वल टू, या इसको fx भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, y और fx दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना, और रिलेशन में क्या लिखते थे, x, y लिखते थे, x, y, यानी कि y जो है x की क्या है, इमेज है, y क्या है, x की इमेज है, y जो है वो x की क्या है, इमेज है। तो fx भी क्या है, x की इमेज है, समझ रहे, fx भी, fx का मतलब क्या है, fx का मतलब है x की इमेज, x की इमेज, ये जो ब्रैकेट में आ जाएगा इसकी इमेज को कैसे लिखेंगे, fx लिखेंगे। तो इसको हम y इक्वल टू fx लिख सकते हैं, ठीक है। fx लिखो या y लिखो एक ही बात है, fx लिखो या y लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो y, ठीक है, तो रिलेशन क्या होता था, दो ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट, ये जो ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट के बीच में जो कुछ भी रिलेशन होता था उसको कहते थे हम रिलेशन, उसको कहते थे रिलेशन। उन दोनों को जोड़ने के लिए कोई एक रिलेशन को डिफाइन किया जाता था, उसको कहते थे हम रिलेशन, ठीक है। तो फंक्शन भी कुछ ऐसा ही है, फंक्शन भी क्या एक टाइप का रिलेशन ही है। तो ये भी रिलेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। तो y और x में जो रिलेशन है, तो ये सिंपल सा है कि y इज इक्वल टू कितना हो जाता है, x हो जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन में y और x दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फॉर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, यानी कि x की वैल्यू कहाँ होगी, रियल नंबर होंगे, यानी सारे रियल नंबर की वैल्यू कितनी वो कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, यानी कि fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, यानी कि x की इमेज कितनी बनेगी, x ही बनेगी। अगर 1 की इमेज देखेंगे तो 1 की इमेज 1 ही बनेगी, 2 की इमेज 2 बनेगी, 3 की इमेज 3 बनेगी, 0 की इमेज 0 बनेगी, -1 की इमेज -1, -2 की इमेज -2, समझ रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, क्या है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहिए, इसका ग्राफ बनाना चाहिए, तो ग्राफ बनाने के सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ग्राफ एक साइड ले लिया एक्स कोऑर्डिनेट, एक साइड ले लिया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक साइड ले लिया एक्स कोऑर्डिनेट, एक साइड लिखिए वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, एक्स की वैल्यू अगर 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, वाई इक्वल कितना एक्स है, एक्स की वैल्यू 0 तो 1 -1 2 2 -2 3 और एक और कर लें तो अगर -3 और -3, ठीक है। तो ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, ये क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो अगर ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ हम इस तरीके का बनेगा इसका, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा x है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब ये तो पता होगा ना आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है, o है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5, ऊपर को पॉजिटिव 1 2 3, ठीक है, नीचे को नेगेटिव -1 -2 -3, यहाँ को -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। 0,0 एक पॉइंट तो यहाँ पर बनेगा 0,0,
1, 1 पॉइंट आपको बनाने आते होंगे, ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है, पॉइंट आपको बनाने आते होंगे, ठीक है, 1, 1 एक्स एक्सिस में 1, वाई में भी 1, ठीक है, -1, 1, ठीक है, तो -1, -1, ठीक है, -1, -1 यानी यहाँ पर पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, 2, 2 यानी कि ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस में 2, वाई में 2, ठीक है, -2, -2 में यहाँ आ गए, -2 में यहाँ आ गए, तो ये बनेगा -2, ठीक है, 3, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ से अगर ऊपर गए तो यहाँ पर, ठीक है, 3, और -3, ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स बन गए। अगर इनको ज्वाइन कर देते हैं, इनको अगर ज्वाइन कर देते हैं, इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारी क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये थोड़ी डबल बन गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये क्या बन रही है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से चलते ही जाएगा, इस तरह के चलते ही जाएगा, ठीक है, अब यहाँ -4 की इमेज कौन है, -4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, -5 की इमेज -5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 5 की इमेज 5, 6 की इमेज 6, ऐसे बढ़ते रहेगा, तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का क्या, ग्राफ, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। इसका डोमेन और रेंज देखें, डोमेन और रेंज अगर देखें, वैसे रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन में, रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन से। डोमेन तो क्या होगा, पूरा ये जो पहला सेट है, अभी मैंने बताया था ना, डोमेन तो क्या होगा, पूरा पहला सेट जो आर है, ठीक है, पूरा पहला सेट क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। और रेंज क्या होगी, अब रेंज देखना है, रेंज क्या है कि ये जो y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू, ये जो सारी y की वैल्यू होती है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है, हमने पढ़ा था ना रिलेशन में, सेकंड एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ये सेकंड एलिमेंट क्या क्या आ सकता है हमें पता करना है, जितना x होगा, क्योंकि x क्या है हमारे पास, पूरा रियल नंबर है, x क्या है, पूरा रियल नंबर है, और y इक्वल टू कितना x है, y इक्वल टू कितना x है, तो x की जो वैल्यूज होंगी वही तो y की वैल्यूज होंगी, तो x कह रहा है पूरा रियल नंबर है, तो y भी कितना होगा, पूरा रियल नंबर ही होगा, तो रेंज भी कितनी आएगी, पूरी रियल नंबर ही आएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन कितना होता है, पूरा रियल नंबर का सेट होता है, रेंज भी कितना होता है, पूरा रियल नंबर का सेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, और ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अगले टाइप के फंक्शन। अगला जो है हमारा फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी फंक्शन, इसको भी एफ से डिनोट करते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, रियल नंबर की सेट से दूसरे का रियल नंबर की सेट से, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करते हैं इसको, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y जो है, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा बराबर होगा इसके c के, c का मतलब है कांस्टेंट, c का मतलब है क्या, कांस्टेंट, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि x की इमेज क्या बनेगी, c बनेगी, x की इमेज क्या बनेगी, c, यानी कि y इक्वल टू कितना होगा, c, y का मतलब होता है x की इमेज, y का मतलब होता है x की इमेज, ठीक है, तो y का मतलब है x की इमेज, यानी कि y इक्वल टू कितना आ रहा है, c, यानी कि x की इमेज क्या बन रही है, c बन रही है, x की इमेज क्या बन रही है, c बन रही है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, r में, x जो बिलोंग कर रहा है कहाँ, r में, यानी x जो होगा वो एक कोई भी रियल नंबर होगा तो उसकी इमेज क्या बनेगी, c बनेगी। अब c कुछ भी एक एलिमेंट होगा, कांस्टेंट है, एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, c क्या होगा, एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसा फंक्शन जो कि क्या करता है, किसी भी रियल नंबर की इमेज को क्या बना देता है, एक कांस्टेंट बनाता है। वो कांस्टेंट को मैंने मान लिया चलो c है, वो कांस्टेंट कितना है, c है, तो 1 की इमेज भी कितनी आएगी, c, 2 की इमेज भी c आ जाएगी, 3 की इमेज भी c आ जाएगी, 4 की इमेज भी कितनी आएगी, c आ जाएगी, माइनस 2 की इमेज भी कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी, -5 की इमेज भी कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी, यानी कि हर रियल नंबर की इमेज जो आएगी वो कितनी आएगी, c आ जाएगी, हर जो रियल नंबर की इमेज आएगी वो c आ जाएगी, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये तो फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ना, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज कहाँ है, 3 की इमेज कितनी है, एक c है, बस एक ही इमेज है, 3 की कितनी इमेज है, एक ही इमेज है, हाँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि इसकी कितनी, इसको अच्छा एक चीज़ और मैं बताओ, c को क्या कहेंगे, 3 की इमेज है, 3 की इमेज कौन है, c, अब c इस 3 को क्या कहेंगे, 3 को क्या कहेंगे, c का प्री इमेज है,
इसको समझिएगा। सी को क्या कहते हैं, सी जो है वो क्या है, 3 की इमेज है। सी क्या है, 3 की इमेज है। सी क्या है, 3 की इमेज है। लेकिन 3 क्या है, 3 जो है सी का प्री इमेज है, इसको कहते हैं प्री इमेज। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ देखें तो 3 जो है वो क्या है, सी का प्री इमेज। ठीक है, तो सी की प्री इमेज कितनी भी हो सकती है, प्री इमेज कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ से हर एलिमेंट की जो सेट ए है, वो जो पहला वाला सेट है, इस सेट के एलिमेंट, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अब वो एक इमेज सबकी सेम ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी एक ही इमेज है वो, उससे हमें कोई परेशानी है। लेकिन एक नंबर से एक ही एरो आना चाहिए, एक नंबर से क्या होना चाहिए, एक ही एरो आना चाहिए, एक से ज़्यादा एरो नहीं आना चाहिए। यानी 3 की इमेज कौन है, सी है, बस एक ही एलिमेंट है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। बाकियों की कितनी इमेज है उससे उसके कोई मतलब नहीं है। बस खुद को देखना है कि खुद की क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, खुद की जो है एक ही इमेज होनी चाहिए। 3 की इमेज कौन है, सी है, बस मुझे और कुछ मतलब नहीं। 1 की इमेज कौन है, एक ही है, सी है, बस। ठीक है, 2 की इमेज कौन है, सी है, बस। ठीक है, और बाकियों से मतलब नहीं कि बाकियों की भी सी है कि कुछ और है, उससे मतलब नहीं है। बस खुद को देखना है कि खुद की इमेज क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, बस। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। और मैंने कुछ बताया था ना आपको। ठीक है, कल की अगर वीडियो देखें तो फंक्शन को अगर विजुअलाइज करना है, फंक्शन को समझना है अच्छे से, तो आप फंक्शन को एक मशीन की तरह देखिए। क्या, मशीन की तरह। ये क्या है, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक मशीन है, कुछ इस तरीके की क्या है, एक मशीन है। ठीक है, कुछ इस तरीके की क्या है, एक मशीन है। ये है हमारा फंक्शन, अलग अलग तरीके का फंक्शन। तो सपोज ये क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये कह रहा है कांस्टेंट फंक्शन में आप कुछ भी डालो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर में से कुछ भी डालो तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट सी ही मिलेगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। आप कुछ भी डाल दो इस मशीन में, इस कांस्टेंट फंक्शन में आप कुछ भी रियल नंबर डाल दो, कुछ भी डाल दो, 0.2, 0.6, 5.3, 5.9, कुछ भी डाल दो, हमें आंसर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। सी का मतलब है कोई कांस्टेंट, सी का मतलब है कोई कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस इतना है। और चलो सी को मान लेता हूं मैं, कोई एक नंबर मान लेता हूं, सी को कोई नंबर मान लिया मैंने। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए सही रहेगा ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने मान लिया सी को 2 मान लिया, सी को क्या मान लिया, 2 मान लिया। कांस्टेंट कितना मान लिया मैंने, 2। कुछ और भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, अब मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो चलो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सीधे ग्राफ बनाते हैं, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं ऐसे ही समझा दूंगा। ठीक है, ये हमारा x है, x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 1 2। ओके, तो ये भी कह रहा है। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी डालो, x की कुछ वैल्यू डालो, y हमारा कितना आने वाला है, हमेशा 2 ही आने वाला है। x की कोई भी वैल्यू डाल दो, y कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 लिखो, x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो 0 में भी कितना आएगा, y की वैल्यू 2 ही आएगी। x की वैल्यू 1 रखो तो 1 में भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 में भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। 3 में भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। -1 रखो, -1 में भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। -2 में भी कितनी आएगी, 3 आएगी। -3 में भी 3 आएगी। ठीक है, तो ये इन सबको अगर ज्वाइन करें तो ये हमारा एक लाइन बनती है। ठीक है, जो कि बनती है x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। x एक्सिस के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। और वो पैरेलल कहां पर बनेगा, जो कांस्टेंट होगा, जो नंबर क्या है हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, उसी, ठीक है, उसी पॉइंट से पास करते हुए वो लाइन बनेगी, उसी पॉइंट से पास करते हुए वो लाइन बनेगी हमारी। ठीक है, जैसे हमारा कांस्टेंट 2 था तो 2 से पास करते हुए वो लाइन बनी। अगर कांस्टेंट कितना होता, 1 होता तो 1 से पास करते हुए लाइन बनती। -1 होता तो -1 से पास करते हुए, और -2 होता तो -2 से पास करते हुए लाइन बनती। ठीक है, लेकिन x एक्सिस की क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। तो कांस्टेंट फंक्शन में ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल बनेगा हमेशा। x एक्सिस के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। तो इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन का मतलब है x की वैल्यूज, x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू सारी रख सकते हैं। ठीक है, x की यहाँ इसने कहना है ना x बिलोंग्स टू r है, तो पूरा रियल नंबर क्या बन जाएगा, हमारा डोमेन बन जाएगा। और रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब है y की वैल्यू हमें क्या क्या मिल रही है, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, x को हम रख रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यूज रख रहे हैं, तो x की वैल्यूज रखने पे हमें y क्या क्या मिल रहा है, तो y सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है 2, उसके अलावा और कुछ मिल ही नहीं रहा ना। y क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ 2 मिल रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा कोई मिल नहीं रहा, तो रेंज हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ
2 हो जाएगा। अच्छा 2 या फिर अगर कुछ और नंबर है हम सीधे कह सकते हैं सी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप ले लो, कुछ भी ले लो, सी कुछ भी होगा तो वही क्या बन जाएगा, हमारा रेंज बन जाएगा। अगर मैं सी की जगह ले लेता हूँ -1 तो रेंज क्या बन जाती है, -1 बन जाती, ठीक है। अगर मैं सी की जगह ले लेता हूँ -2 तो रेंज कितनी बन जाती है, -2 बन जाती, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या हमारा कांस्टेंट, ठीक है। बात करते हैं इसके अगले टाइप के फंक्शन की, ठीक, अगले टाइप के फंक्शन की। अगला टाइप का फंक्शन, ठीक है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा 10th में। अगर आपने कोई अच्छे टीचर से अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको पढ़ाया होगा उसने, ठीक है, टीचर ने आपके पढ़ाया होगा, ठीक है। इसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर था ना हमारा 10th में, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और अगर आप मेरी 10th की क्लास देखेंगे तो मैंने बिल्कुल बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल, ठीक है, कि फंक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है। 10th में जो हमारी पॉलिनोमियल्स थे, मेनली 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। तो तीनों के ग्राफ किस तरीके से होते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ था, ठीक है। लीनियर का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किया, पूरा चैप्टर था हमारा क्लास 10th में, ठीक है, आपको याद हो तो अगर। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, यू शेप का बनता है। कैसा बनता है, यू शेप का बनता है, ऐसे यू शेप का, यू शेप कहीं भी हो सकता है, किस तरह भी हो सकता है। यू शेप का क्या बनता है, ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनता है, यू शेप का बनता है। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एस शेप का बनता है, एस, ठीक है, एस शेप का, ठीक है, कुछ ऐसा एस शेप, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। एस शेप का क्या बनता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। और जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो तो यू शेप का बनता है, या तो ऐसा बनेगा, ठीक है, या तो ऐसा टेढ़ा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अलग अलग बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बन सकता है, ग्राफ अलग अलग बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। और लीनियर का ग्राफ तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी 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 कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ठीक है। तो ग्राफ अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, बस आपको बेसिक्स इतना याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, यू शेप का बनता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो बनता है वो एस शेप का बनता है, एस शेप का, ठीक है। हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल अगर आप पढ़ें, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के अगर डेफिनेशन देखें, ठीक है, पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन देखिए वो क्या होती है कि किसी वेरिएबल की, एक वेरिएबल हमारे पास, ठीक है, पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरिएबल विथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर, विथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर, यानी कि वेरिएबल की पावर या तो इंक्रीज हो रही होगी या तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होगी। और पावर क्या होगी, सॉरी पावर नहीं, इंटीग्रल पावर क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल। यानी कि देखिएगा a1 प्लस a2x, ठीक है। अच्छा a0 प्लस, इसको a0 लिखते हैं, इसको a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। जिसमें क्या होता है, इस बहुत सारे वेरिएबल्स का क्या लिखा, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या कहलाता है, इन सब से मिक्स करके अगर कुछ चीज बन रही है तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन सबको मिक्स करके अगर कोई चीज बन रही है तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सब पूरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ऐसे चलते रहेगी, n हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा क्या, पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो हमें पॉलिनोमियल के फंक्शन, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो हमें पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या देखना है, ग्राफ देखना है। आप पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे देखें, ठीक है। पॉलिनोमियल तो बहुत तरीके होते हैं, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, फिर आगे पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, सबका ग्राफ कैसे देखेंगे, तो हम कुछ खास देखेंगे जो हमें जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि y इक्वल्स टू, ऐसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की, 2,
ठीक है। तो 2 पे आके वेरिएबल पॉलीनॉमियल जो है रुक जाता है, ठीक है। 2 पे आके वेरिएबल जो पावर होती है रुक जाती है, उससे आगे बड़ी पावर नहीं होती, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू कितना है एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन जो हमारा पॉलीनॉमियल फंक्शन है उसको मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये भी क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है। लेकिन एक्स स्क्वायर ये भी क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, तो हम सबसे छोटा हमने लिया हुआ ताकि हम ग्राफ को समझ सके कि आखिर क्वाड्रेटिक का पॉलीनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अगर उसमें पूरे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो बहुत आपको एकदम, ठीक है, बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज भी चाहिए, ठीक है। उसको हम वैसे भी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है आखिर वो होता कैसा है, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल हो गया है, ठीक है। अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। और अच्छा ये जो फंक्शन होगा ये भी कहाँ से होगा, r से r, रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि x की सारी वैल्यूज फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, x की सारी वैल्यूज कितनी होंगी रियल नंबर होंगी, x की सारी वैल्यूज क्या होंगी रियल नंबर होंगी, ठीक है। तो इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए ग्राफ बनाना, ठीक है। तो x और y कर लिया, ठीक है, x और y कर लिया, ठीक है। इसमें वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 और -4 रख लेते हैं, ठीक है, 4 और -4 रख लें, ठीक है। तो -3 अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगी, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यूज है और y की वैल्यूज कब आएगी, जब हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, -4 का 16 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कुछ पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। इन पॉइंट्स को मिला के हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसमें 2 2 का गैप बना लेते हैं क्योंकि 16 तक है ना, 16 तक है, तो एक काम करते हैं 2 2 के गैप में बनाते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 12 14 और 16, ठीक है। हाँ, नीचे अगर नहीं भी बनाएंगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव y में तो नेगेटिव कोई है नहीं ना, y में तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है। तो नीचे नहीं भी बनाएंगे चलेगा, ठीक है। हाँ, तो पहला -3 9 -3 x में -3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक बीच में, -2 और -4 के बीच में। तो -3 पे कितना है 9 है, -3 पे 9, तो 9 कहाँ पर आएगा 8 और 9 के बीच में, तो कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, -2,4, तो -2,4, तो -2 यहाँ पर है x में और 4 कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया एक पॉइंट, ये क्या बन गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। -1,1, तो -1 यहाँ पर होगा, -1 यहाँ पर होगा, एक तो यहाँ पर होगा, ठीक है। x में -1 यहाँ पर होगा और y में -1 यहाँ पर होगा, तो -1, -1 0,0 यानी कि ओरिजिन हो गया, 0,0 ओरिजिन हो गया। 2,4, 2 में 4 हो गया, 2 में 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 में 4 हो गया, ठीक है। 3 में 9, 3 बीच में होगा यहाँ पर कहीं पर, और 8 यहाँ पर 9 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, 3,9, ठीक है। 4,16, 4 में क्या 16, 4,16 यहाँ पर कहीं 16 में आ जाएगा, ठीक है। -4 में 16 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इनको ज्वाइन करें तो ये हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा, कुछ ऐसा यू शेप का बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा यू शेप का हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा fy इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का ग्राफ, ठीक है। इससे पता चलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का जो ग्राफ बनेगा हमेशा क्या बनेगा, यू शेप का बनेगा। अब ये यू शेप कैसा भी हो सकता है, यहाँ पर से हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के अलग अलग ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है। बस आपको इतना देखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। और इसमें डोमेन और रेंज देखें, अगर डोमेन और रेंज देखें, तो डोमेन कितना होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 0 1 2 3 4 सब रख रहे हैं, -1 -2 -3 पॉइंट में भी रख सकते हैं, ठीक है, सब रख सकते हैं। तो पूरा रियल नंबर क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, पूरा रियल नंबर डोमेन बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखना y की वैल्यू हमें क्या क्या मिल रही है, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ठीक है।
भले 1 रखो, 1 की वैल्यू 2 आ रही है, 2 की वैल्यू 4 आ रही है, -1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो y की वैल्यू नेगेटिव तो आने वाली है नहीं, क्योंकि x स्क्वायर है ना, क्या है, x स्क्वायर है, y की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो y की वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं आएगी तो रेंज कितना बन जाएगा, r प्लस बन जाएगा। r प्लस का मतलब है, r प्लस का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स बनेंगे। रेंज में क्या आएंगे हमारे, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर्स तो आएंगे ही नहीं, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर्स तो आएंगे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, ग्राफ देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ग्राफ देख के आप पता कैसे कर सकते हैं कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है, ग्राफ से देखिए। ये जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है हमें ये बताती है हमें डोमेन के बारे में। ये जो y एक्सिस है ये क्या बताती है, रेंज के बारे में, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जितने x एक्सिस में फैला होगा, जितने भी x एक्सिस में फैला होगा, वो पूरी x एक्सिस, वो पूरा x एक्सिस वो क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि u देखिए, ये u जो है ऐसे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, फैलते रहेगा, फैलते रहेगा, फैलते रहेगा, फैलते रहेगा, तो पूरे x एक्सिस को कवर कर लेगा। एक पॉइंट में क्या कर लेगा, पूरे एक्सिस को, यानी कि x एक्सिस में सारे रियल नंबर्स को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। और अगर रेंज की बात करें, रेंज हम y एक्सिस में देखिए, तो y एक्सिस में देखिए तो y, ये जो ग्राफ है y एक्सिस के कौन से पार्ट को सिर्फ कवर कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को। नेगेटिव में तो ग्राफ है ही नहीं ना, नेगेटिव में तो ग्राफ है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो यानी कि r प्लस, रेंज क्या हो जाएगी, r प्लस, ठीक है। तो ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि डोमेन क्या होगा और वो क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, ठीक है। अब एनसीईआरटी में अगर देखें तो क्यूबिक पॉलीनॉमियल भी हमें दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलीनॉमियल का एग्जांपल हमें दिया हुआ है, ठीक है। y = x3, y = fx = x3। एक हमें क्या देखिए, क्यूबिक फंक्शन भी देखिए, ठीक है। उसका ग्राफ मैंने बताया था, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एस शेप का बनता है, एस शेप। तो आप इसको खुद निकाल सकते हैं, वैल्यू अगर आप निकालना चाहें, ठीक है, एक टेबल आप बनाइए, ठीक है, वैल्यू अगर अलग अलग रखते जाएंगे, और इसका डोमेन और रेंज, ठीक है, डोमेन और रेंज क्या बनेगा। अब यहाँ देखिए, ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना फैल रहा है वो, एक्स एक्सिस में इसको अगर आगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर लेगा। तो डोमेन इसका आ जाएगा आर। और अगर रेंज देखें तो रेंज क्या आ रही है, पॉजिटिव में भी आ रही है, वाई में नेगेटिव में भी आ रही है, ठीक है। तो रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज भी आर हो जाएगी, ठीक है। रेंज हमें कहां से पता चलती है, वाई एक्सिस से पता चलती है। डोमेन कहां से पता चलता है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है फंक्शन का, ये ग्राफ एक्स एक्सिस में जितना फैला होगा उससे हमें पता चलेगा डोमेन का, वाई एक्सिस में जितना फैला होगा उससे हमें पता चलेगा रेंज का, ठीक है। तो वाई एक्सिस में कितना फैला हुआ है, पूरा यहां से लेके कहां तक गया, पूरा ऊपर तक गया हुआ है। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, हमारा रेंज पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है। अगला है हमारे पास, अगला जो है हमारे पास, ठीक है, फोर्थ, इसको भी जरा फटाफट देखेंगे, रेशनल फंक्शन। कितना है, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन होते क्या है पहले वो देखिए। अभी हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा। दो पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड में रख लें, ठीक है, उन दोनों फंक्शन का क्या कर लें, डिवाइड में लिख लें, तो वो फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक fx है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और दूसरा क्या है, gx है। तो fx/gx वर्क कर दिया आपने, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा रेशनल फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेशनल फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेशनल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू कितना होगा, r, लेकिन बट gx डज नॉट इक्वल टू 0। gx जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना, अपॉन में कभी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको नोट करिए कि अपॉन में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अपॉन का मतलब है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो चीज़ क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट नहीं होती, नॉट डिफाइंड हो जाती है, ठीक है। बहुत से टीचर क्या करते हैं कि अपॉन 0 आता है तो उसको इनफाइनाइट लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 1/0 आ गया तो इसको कितना लिख लेते हैं, इन्फिनिटी लिख लेते हैं, इनफाइनाइट लिख लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। क्या है, नॉट डिफाइंड। ये चीज़ हमें डिफाइंड ही नहीं की गई है, ये इसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यूज होती नहीं, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर का हम क्या ले लें, एक एग्जांपल अगर ले लें, ठीक है, एक एग्जांपल अगर ले लें, तो मैंने ले लिया y = fx = 1/x। ये भी क्या एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ बनाने जाए, ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाने जाए, f
सच दैट, अब यहाँ देखिए इसमें जो है फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, आर माइनस सेट जीरो टू आर, यानी कि जो पहला वाला सेट है उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले सेट से क्या आती है, एक्स की वैल्यूज आती है, क्या आती है, एक्स की वैल्यूज। अब एक्स की वैल्यू हम जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो की कोई भी इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि एक्स की अगर जीरो रख दिया तो 1/0 बनेगा, तो 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो जीरो की कोई इमेज बनेगी नहीं। तो अगर जीरो की इमेज नहीं बनेगी, अगर मैं पूरा रियल नंबर ले लूँ तो जीरो की इमेज नहीं बन रही है, तो एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा हमें जिसकी इमेज नहीं बन रही है, तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं, तो ये तो क्या होगा, फंक्शन होगा ही नहीं। तो यानी ध्यान रखें, ये जो फंक्शन होगा ये कहाँ से होगा, आर माइनस जीरो, यानी कि इस रियल नंबर में से हमने जीरो को हटा दिया, जीरो को क्या कर दिया, हटा दिया, जीरो के अलावा सारे रियल नंबर, ठीक है, इसकी इमेज बनाएंगे और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ, आर माइनस जीरो से आर, ठीक है। और ये एक्स बिलोंग करेगा, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, आर माइनस जीरो का मतलब है रियल नंबर में से हमने जीरो को हटा दिया, रियल नंबर के सेट में से जीरो को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, अब इसका ग्राफ थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसको जरा ऐसे देखेंगे कि ग्राफ आखिर बनेगा कैसे, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ठीक है, जीरो की वैल्यू तो हम रख नहीं सकते, जीरो तो वैल्यू रख नहीं सकते, और y की वैल्यू भी जीरो कभी आएगी नहीं, y की वैल्यू भी कभी जीरो आएगी नहीं, y की वैल्यू भी क्या नहीं आएगी, कभी जीरो आएगी नहीं। तो 0,0 इसको ओरिजिन को तो हटा दीजिए, इस ग्राफ में ओरिजिन आएगा ही नहीं, तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसका ग्राफ जो बनेगा वो हमारा बनेगा, इसके बहुत करीब जाएगा, बहुत करीब, ठीक, एक्स एक्सिस एकदम वाई एक्सिस को टच करते हुए, बिल्कुल टच नहीं करेगा, लेकिन वाई को टच करते हुए आएगा और फिर एक्स एक्सिस को टच करते हुए, ठीक है, टच नहीं करेगा, उसके करीब से निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही कुछ नेगेटिव में भी होगा, ठीक है। तो ये बनता है हमारा क्या, 1/x का ग्राफ, क्या बनता है, 1/x का ग्राफ, ठीक है। इसको देखिएगा। अब इसमें अगर डोमेन और रेंज बात करें, ठीक है, मेन चीज हमारी क्या है, डोमेन और रेंज फाइंड करना, डोमेन और रेंज, इस फंक्शन का जो डोमेन और रेंज होता है, डोमेन और रेंज देखिए, डोमेन का मतलब क्या है, एक्स की सारी वैल्यूज, तो एक्स में देखिए, एक्स में ग्राफ कहाँ फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ से, और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल एक्स एक्सिस के करीब तक पहुंचा हुआ है, एक्स एक्सिस के करीब तक, और यहाँ भी एक्स एक्सिस के करीब तक, बस जीरो को छोड़ के एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज में फैला हुआ है, फैला हुआ है ग्राफ। तो डोमेन जो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा सारा रियल नंबर, बस जीरो को छोड़ के सारा रियल नंबर, क्योंकि एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर भी बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्स, सारे एक्स के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, आर माइनस जीरो से आएंगे, तो यही हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज की अगर बात करें तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज भी देखिएगा, रेंज जो है वाई एक्सिस में ग्राफ कितना फैला हुआ है, तो वाई एक्सिस में देखिए ये तो चलते रहेगा, तो वाई एक्सिस में पूरे पॉजिटिव वाई एक्सिस में फैला हुआ है, ठीक है, एकदम बिल्कुल यहाँ तक फैला हुआ है, और फिर यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से नीचे को भी चली गया, तो यानी कि वाई एक्सिस में भी पूरा रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो नहीं आएगा, वाई एक्सिस में भी जीरो में ग्राफ नहीं आ रहा है, तो यानी कि रेंज भी कितनी हो जाएगी, आर माइनस जीरो हो जाएगी, डोमेन भी इतना और रेंज भी इतना, ठीक है। तो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ भी कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले टाइप की, ठीक है। अगले दो टाइप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो टाइप जो है हमारे, 2 या 3 टाइप, अभी 3 टाइप और बचे हैं, ठीक है। ये तीन टाइप जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कौन सा टाइप है हमारा, 5th और 6th, ठीक है, 6th, ठीक है, जो भी पॉइंट है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, इसको कहते हैं क्या, मॉड्यूलस फंक्शन, इसको कहते हैं क्या, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का फंक्शन है, इसको देखिएगा। पहले इसको डिफाइन करते हैं कि f सच दैट ये कहाँ से कहाँ होगा, रियल नंबर से रियल नंबर में, कहाँ से, रियल नंबर में बिल्कुल सेट बनेगा, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट, ठीक है। और ये डिफाइन होता है y इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड x, इसको कहते हैं मॉड, इस साइन को कहते हैं मॉड, ये जो दो लाइन के बीच में एक नंबर डाल दिया तो इसका मतलब है मॉड x, ठीक है। तो पहले इस मॉड ये जो इस सिंबल का मतलब समझिए, पहले तो इस सिंबल का मतलब समझिए, तब आप मॉड्यूलस फंक्शन को समझ जाएंगे, ठीक है।
मॉड्यूलस फंक्शन को समझ आए। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या करता है कि हमने कोई भी एक नंबर लिया, जैसे 2 लिया, अगर इसमें ये सिंबल लगा दिया, ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, इसका पॉजिटिव दे देगा, इसका क्या दे देगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ये जो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। क्या बनाता है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर इस नंबर में इस सिंबल के अंदर मैंने -2 डाल दिया, क्या डाल दिया, -2, तो ये क्या बना के देगा मुझे, +2 बना के देगा। क्या देगा, +2 दे देगा। यानी कि मॉड्यूलस ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना होता है, +2 होता है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ -3 कितना होगा, +3 हो जाएगा। और मॉड्यूलस अगर अंदर पॉजिटिव नंबर है पहले से, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा पहले से, वो तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये जो मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है। ये जो मॉड्यूलस है वो क्या है, एक फंक्शन है। अब फंक्शन मैंने बताया था ना, क्या है, एक मशीन की तरह है, एक मशीन की तरह है। ठीक है, तो ये क्या हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है। इस मशीन का नाम क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक्स डालो, आप कोई भी एक्स डालो। ठीक है, एक्स। ठीक है, ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, ये क्या बना देगा, मॉड एक्स बनाएगा इसका। और मॉड एक्स में से हमेशा क्या निकले, चलो एक्स नहीं ले लेते, कुछ और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, -2 ले लिया। ठीक है, -2 ले लिया, तो क्या बनाएगा, मॉड्यूलस ऑफ -2, और बाहर आके कितना बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नंबर डालो आप इसमें, कुछ भी नंबर डालो, बाहर आके उसका पॉजिटिव नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, 0 डालो तो 0 मिलेगा, -1 डालो तो बाहर हमें +1 मिलेगा, -3 डालो +3 मिलेगा, -100 डालो तो +100 मिल जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर डालेंगे, 5 डालेंगे, +5 डालेंगे तो +5 ही मिलेगा, जैसा डालोगे वैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। ये क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन ये होता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, तो मॉड्यूलस फंक्शन को पहले फंक्शन को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं 2 अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो फंक्शन को लिखने का तरीका देखिए, इस फंक्शन को हम जो लिखते हैं f(x) इस फंक्शन को हम लिखते हैं 2 अलग अलग पार्ट में। क्या लिखते हैं, अलग अलग पार्ट में। ठीक है, एक तो होगी x, ठीक है, >= 0। ठीक है, x जो है, ठीक है, क्योंकि ये तो है मॉड x, ये अलग अलग काम करता है, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग काम करता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अलग, नेगेटिव वैल्यूज के लिए कुछ अलग। पॉजिटिव वैल्यूज को सेम बना दे रहा है, यानी कि अगर +2 डालेंगे तो +2 ही आ जाएगा, +3 डालेंगे तो +3 आ जाएगा। ठीक, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज को क्या कर रहा है, -2 का क्या बना दे रहा है, +2 बना दे रहा है, -3 का +3, उनका साइन चेंज कर दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स का साइन चेंज नहीं कर रहा। तो इसलिए ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, इसको अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया। अगर पॉजिटिव नंबर्स के लिए अलग है, नेगेटिव नंबर्स के लिए, यानी कि x अगर <0 हो जाए, x अगर इसके अंदर मैं कोई नेगेटिव नंबर डाल दूं तो फिर वो कुछ अलग वो करेगा। ठीक है, तो f(x) अगर क्या बोला है, x > 0 है, तो f(x) कितना हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर डालूं तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, और x अगर मैं नेगेटिव नंबर डालूं, x अगर <0, अगर मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर डालूं, ठीक है, अगर x के अंदर मैंने डाल दिया कितना, -2 डाल दिया, -2 डाल दिया, तो मुझे क्या देगा, इसका अपोजिट साइन दे देगा, यानी कि +2 दे देगा। कितना देगा, +2 दे देगा। कितना देगा, +2। तो x का अगर मैं नेगेटिव नंबर डालूं तो मुझे क्या मिल रहा है, -x मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर क्या डालूं, नेगेटिव नंबर डालूं तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये तो -x हो गया, मॉड x में तो हर वैल्यूज क्या होती है, +x, पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो ये -x कैसे हो गया, तो -x नहीं है, ये छुपा हुआ +x ही है, ये पॉजिटिव वैल्यू ही है, क्योंकि x हम क्या ले रहे हैं, x खुद क्या है, पूरा नेगेटिव नंबर है। x खुद क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। x की वैल्यू -2 हो सकती है, x की वैल्यू -3 हो सकती है, x की वैल्यू -4 हो सकती है। x क्या है, खुद एक नेगेटिव नंबर है, उसके आगे एक माइनस साइन और लगा दिया, तो ये पूरा टोटल क्या बन गया, ++ बन गया। समझ रहे हैं, क्योंकि x एक क्या है, खुद नेगेटिव नंबर है, तो उसके आगे हमने एक माइनस साइन लगा दिया, तो ये पॉजिटिव नंबर ही है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव नंबर डालें तो नेगेटिव नंबर का भी क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो ये दो हमारे इस मॉड्यूलस फंक्शन को हम इस तरीके से अलग अलग तोड़ सकते हैं। ठीक, अलग अलग तोड़ सकते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए देखिएगा, ठीक है, y = ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, y = f(x) इतना। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है,
तो पहले देखते हैं y इक्वल टू mx, ठीक है। पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ये ग्राफ यूज होगा, नेगेटिव एक्सिस के लिए ये वाला ग्राफ, ये वाला फंक्शन यूज होगा, पॉजिटिव के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 है तो 0 में यही होगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया ना, तो अगर x इक्वल टू 0 की बात करनी है तो ये वाला यही वाला फंक्शन यूज होगा। तो x की जगह मैं 0 लिख लूँ, x की जगह 0 लिख लूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। x की जगह 0 लिख लूँ तो x की जगह 0 लिख लूँ तो फंक्शन y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, x मिलेगी। 0 की जगह 0 ही मिलेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव 1 की जगह y इक्वल टू x की जगह 1 रख लूँ, यानी कि इस वाले फंक्शन में रखेंगे, x की जगह 1 आ जाएगा तो x की जगह 1 रखूँ तो y भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की जगह 1 तो y भी कितना, 1। x की जगह 2 तो y भी कितना, 2। x की जगह 3 तो y भी कितना, 3। x की जगह 4 तो y भी कितना, 4, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव। अगर नेगेटिव नंबर्स रखते हैं तो नेगेटिव नंबर्स रखते हैं तो -1 रखता हूँ। x की जगह पे कितना, x की जगह पे -1, तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो y मुझे कितना मिलेगा, अब -1 के लिए कौन सा ग्राफ, ये नीचे वाला, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए ये ग्राफ है ना, नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमने ये फंक्शन यूज किया, नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे। तो अगर मैं x इक्वल टू -1 ले लूँ, x इक्वल टू कितना ले लूँ, -1, तो -1 के आगे एक और माइनस है तो ये y कितना बन जाएगा, +1 ही बन जाएगा। तो -1 और कमा +1 तो -2 अगर x की जगह पर -2 ले लूँ तो y मुझे कितना मिलेगा, +2 मिलेगा, सॉरी +2 मिलेगा, ठीक है। -3 ले लूँ तो y कितना मिलेगा, +3 मिलेगा। -4 ले लूँ तो y कितना मिलेगा, +4 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस शेप का बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये होता है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, जो कि होता है वी शेप का। कैसा शेप का, वी शेप का। कैसा होता है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, वी शेप का हमारा मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ होता है। तो इसका डोमेन और रेंज देखते हैं, इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज, ठीक है। तो पहले ग्राफ से चेक करने की कोशिश करते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है, तो एक्स एक्सिस में देखेंगे तो ये तो लाइन चलती जाएगी, पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया, पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। और यहाँ भी अगर ऐसे चलते रहेगा तो पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस भी क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो यानी कि पूरा रियल नंबर क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। पूरा रियल नंबर क्या बन जाएगा, डोमेन। अब रेंज अगर देखें तो वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, तो नेगेटिव में तो बिल्कुल है नहीं, और पॉजिटिव इसको अगर बढ़ाते जाए तो पॉजिटिव तो पूरी वाई एक्सिस को क्या कर देगा, कवर कर देगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, R+ हो जाएगा, R+, यानी कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या आ जाएंगे, इसके रेंज में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। अब इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता जो है एक और फंक्शन आता है जिसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इसको देखिएगा, ठीक है, अगला, ठीक है। हाँ, जो भी पार्ट है इसका, पता नहीं 7th पार्ट है शायद, ठीक है। जो भी पार्ट है इसको देखिएगा। सिग्नम फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन। ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने अभी पढ़ा है मॉड्यूलस फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन, इसके बाद आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होने चाहिए, ठीक है, पता होने चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ये फंक्शन क्या है, ये भी फंक्शन क्या है, f सच दैट R से R। ये भी रिलेशन कहाँ से, वो फंक्शन जो है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में, ठीक है। और ये जो फंक्शन डिफाइन होता है y इक्वल टू fx इज इक्वल, ये होता है हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। पहले से 2 में डिवाइड होता है। एक तो होता है x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पहला फंक्शन जो है ऐसी वैल्यूज के लिए जो कि 0 नहीं है, और दूसरा जो फंक्शन होता है वो 0 के लिए होता है, ठीक है। तो दो अलग अलग वैल्यूज के लिए टूटा हुआ है। ये फंक्शन क्या है, 2 अलग अलग वैल्यूज में टूटा हुआ है, ठीक है। एक फंक्शन होगा ऐसी वैल्यूज के लिए जो नॉन जीरो है, यानी कि 0 नहीं है, और 0 के लिए जो फंक्शन होता है वो तो 0 ही होता है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 आ जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी सीधे, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी, 0। और x की वैल्यू 0 नहीं है, अगर कुछ और है, तो उसके लिए हमारा फंक्शन क्या बनता है, mod x अपॉन x बनता है। क्या बनता है, mod x का मतलब अभी हमने समझाया था मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। mod x अपॉन x, अगर x 0 नहीं है तो उसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, mod x अपॉन x बनेगा, mod x अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ देखिए mod x आ गया। अब mod x तो खुद 2 फंक्शन में और टूट जाता है, 2 फंक्शन में और टूट जाता है ना। हमने पिछली वीडियो में देखा mod x जो है खुद क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर के लिए अलग, नेगेटिव नंबर के लिए अलग। तो इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, एक x लेस देन 0 आ जाएगा, और एक x इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन, इसके साथ इक्वल टू मत लगाना, ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए।
ठीक है, तो 3 भागों में टूट गया, क्योंकि एक तो x इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 0, हमारे पहले 2 भाग में तो पहले टूटा हुआ था। ठीक है, अब x डज नॉट इक्वल टू 0 को भी हमने अलग अलग कर दिया कि एक पॉजिटिव नंबर को अलग कर दिया और नेगेटिव नंबर के लिए अलग फंक्शन यूज होगा। ठीक है, अब देखिएगा पॉजिटिव नंबर के लिए x ग्रेटर देन 0 है पहला, इससे पहले हमने जो मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था उसको जरा ध्यान दीजिएगा। अगर पॉजिटिव फंक्शन है, अगर x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, प्लस x ही होती है। x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, x ही होती है, और x अगर नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू कितनी है, माइनस x होती है, और नीचे तो x ही है। समझ रहे, ये मॉड x चेंज होते रहेगा, मॉड x चेंज होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड x कितना होता है, x होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड x कितना होगा, माइनस x होगा, और नीचे तो x है दोनों में, और x की वैल्यू 0 है तो 0 ही होगी। अब मॉड x ये कितना कट होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये तो 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा फंक्शन जो बन गया हमारा, फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन कुछ ऐसा बन गया कि 1, -1 और 0। 1 कब होगी, जब x ग्रेटर देन 0 है, -1 कब होगी, जब x लेस देन 0 है, और 0 कब होगी, जब x इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो सिग्नम फंक्शन है, ये जो सिग्नम फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन क्या करता है, ठीक है, इसको भी अगर मशीन की तरह देखें, इसको मशीन की तरह देखें, इसको सिग्नम फंक्शन कह दिया हमने, इसको क्या कह दिया, सिग्नम फंक्शन कह दिया। यानी सिग्नम फंक्शन में आप अगर पॉजिटिव नंबर डालेंगे, पॉजिटिव नंबर यानी 3 डालेंगे, इस सिग्नम फंक्शन में अगर आपने 3 डाला तो पॉजिटिव नंबर डाला तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, आंसर में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव नंबर डाला, सपोज -2 डाल दिया, क्या डाल दिया, -2, तो नेगेटिव अगर नंबर डाला तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दो, -5 डाल दो, -1 ही मिलेगा, -6 डाल दो, -1 ही मिलेगा, -1000 डाल दो, -1 ही मिलेगा, -100 डाल दो, -1 ही मिलेगा, और अगर 0 डाल दिया, इसमें 0 डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन y की वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मिलेगा, 0 मिलेगी। ठीक है, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना, ये याद रखना, और कैसे आया ये आपको याद रखना। फंक्शन सिग्नम फंक्शन एक्चुअली ये होता है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके ऐसे आता है। ठीक है, ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन असली। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाने जाए, इसका क्या बनाने जाए, ग्राफ बनाने जाए तो ग्राफ बहुत आसान है इसका, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, यहीं पर बना लेते हैं, छोटा सा बन जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये हमारा क्या ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर ये 1 वैल्यू, ये पॉजिटिव 1, ये नेगेटिव 1। ठीक है, इसको 1 कर लेते हैं, इसको -1 कर लेते हैं। ठीक है, इतना चल जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। तो यानी कि एक तो कोऑर्डिनेट, एक तो पॉइंट यहाँ पर ये बन गया, ओरिजिन बन जाएगा, एक तो पॉइंट क्या बन जाएगा, ओरिजिन बन जाएगा। अब कह रहा है अब पॉजिटिव एक्स की बात करते हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 है, x क्या है, ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। y की वैल्यू मतलब ये, हाँ, y इक्वल टू ये सब y के बराबर है। x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x अगर पॉजिटिव है, x की पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ, ठीक है, 0 से ज़्यादा, 0 के छोड़ के, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 से छोड़ के, अगर 0 से जस्ट आगे 0.1 या 0.1111 ये वैल्यू भी ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यानी कि 0 से जस्ट पहले मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। यानी कि यहाँ पर एक हॉलो सर्कल बनाएंगे। हॉलो सर्कल का मतलब है, हॉलो सर्कल मतलब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से जस्ट आगे ये हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनते जाएगा। अब इसके आगे आप कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, हमें क्या मिलेगा, 1 ही वैल्यू मिलेगी। 1 ले लूंगी तो 1 ही मिलेगा, 2 मिलेगी तो 2 में भी ये मिलेगा। ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। क्या बन रहा है, कांस्टेंट फंक्शन की काम। इसमें 3 कांस्टेंट फंक्शन है, एक तो 1 है, -1 है और 0 है। ठीक है, और नेगेटिव नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए क्या कह रहा है, नेगेटिव नंबर के लिए कह रहा है कि अगर नेगेटिव नंबर लेंगे तो सारी वैल्यूज क्या आएंगी, -1 आएंगी। ठीक है, तो 0 से अगर जस्ट मैं कम ले लूँ, 0 से जस्ट छोटा ले लूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हॉलो सर्कल आ जाएगा। हॉलो सर्कल मतलब भाई 1 जो है इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, यानी कि 1 से जस्ट आगे वाली चलेगी। ठीक है, 1 से जस्ट आगे वाली वैल्यू चलेगी। ठीक है, और ये हम -1 इंक्लूड नहीं है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ इस तरफ को चलते रहेगा, इस तरह को चलते रहेगा। ठीक है, इस तरफ को चलते रहेगा, क्योंकि इन सब की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। इन सब की वैल्यू कितनी होगी, -1। ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो नेगेटिव वैल्यूज है ना, ये जो एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यूज हैं, इन नेगेटिव सारी वैल्यूज की जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1 आएगी। तो यहाँ इस तरफ को चलता रहेगा। ठीक है, इस तरफ को चलता रहेगा। तो इसका डोमेन और रेंज अगर देखें, डोमेन और अगर रेंज देखें, डोमेन और रेंज देखें, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन देखिए, डोमेन देखिएगा तो डोमेन का मतलब है एक्स एक्सिस में ग्राफ कितना फैला हुआ है। तो एक्स एक्सिस में अगर देखें 0 इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है, 0 में ग्राफ है, ये पॉइंट जो है ग्राफ का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बढ़ाते रहें तो पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। ठीक है, पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो यानी कि डोमेन तो क्या हो गया, पूरा रियल नंबर बन गया। डोमेन तो क्या हो गया, पूरा रियल नंबर बन गया। अब
रेंज की बात करें तो रेंज यानी कि वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, तो वाई एक्सिस में देखें तो सिर्फ 1 को कवर कर रहा है, 0 आ रहा है और -1 आ रहा है, ठीक है, सिर्फ 1 में आ रहा है, 1 में एक लाइन खींचती जा रही है बस, ठीक है, वाई एक्सिस को कवर नहीं कर रहा ना, वाई एक्सिस को कवर नहीं कर रहा, वाई एक्सिस सिर्फ वाई 1 पे आ रही है, 0 पे आ रही है और -1 पे आ रही है, तो इसके जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, -1, 0 और 1। उस रेंज में 3 ही एलिमेंट आएंगे, -1, 0 और 1, क्योंकि y की वैल्यू सिर्फ यही 3 वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, एक तो -1, 0 और 1, ठीक है, -1, 0 और 1, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब आखिरी जो फंक्शन हमें पढ़ना है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज थोड़ा, ठीक है, वीडियो लंबी हो गई शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, फंक्शन जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन जो है मैथमेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है फंक्शन। मैं सिर्फ 11th की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे चल के भी आप अगर जितना पढ़ेंगे मैथ्स को, फंक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, फंक्शन आपको साथ ही रहेगा, हर चीज़ में फंक्शन, हर चीज़ में फंक्शन, हर चीज़ में फंक्शन आपको आते जाएगा, ठीक है। और ग्राफ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में GIF भी कहते हैं, कि क्या कहते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये भी क्या है हमारे पास, R से R में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R से R में होगा, ठीक है। और ये डिफाइन जो होता है y = fx = इस तरीके से, ठीक है। ये मॉड नहीं है, मॉड में क्या होती थी, स्ट्रेट लाइन होती थी, मॉड में ऐसा सीधी लाइन होती थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में एक एलिमेंट को डाल दिया, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है वो देखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, किसी भी रियल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता है। क्या करता है, इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर। कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया 0.5 और इसको डाल दिया इस ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। इस 0.5 को डाल दिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाल दिया, तो ये इसको क्या बना देगा, एक इंटीजर बना देगा। क्या बना देगा, इंटीजर। अब इंटीजर कैसे बनाएगा, क्या इंटीजर बनाएगा, ठीक है, उसको आप देखिए। 0.5 अगर डाला हुआ है, ठीक है, तो 0.5 से जस्ट उससे पहले जो भी इंटीजर होगा ये उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 से जस्ट पहले, ठीक है, एक नंबर लाइन आप बना लें, ठीक है, आपको पता होगा ना, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2, ये क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होता है, इंटीजर। 0.5 कहाँ पर आएगा, ठीक है, 0.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 0.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 0.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, 0.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर, 0 है, तो 0.5 से जस्ट पहले जो इंटीजर है वही हमारा इंटीजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वही इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी, ठीक है, कोई भी आप रियल नंबर 2.5 अगर ले लिया, तो 2.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर होगा, 2 होगा, ठीक है। और अगर 2.6 भी ले लेंगे तो इसका भी, ये भी कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। 2.7 भी लेंगे तो ये भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2.8 भी लेंगे ये भी कितना आएगा, 2 आएगा। जब तक 3 नहीं आ जाएगा तब तक हमारा क्या आएगा, 2 ही आता रहेगा। और जैसे ही हमारा 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अगर और खास बात यह है कि अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर ही डाल दिया तो वो खुद के बराबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, खुद के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा, तो ये बात है, ठीक है, ये बात है। और अच्छा एक चीज़ और, इसमें अगर नेगेटिव इंटीजर डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, इसके अंदर नेगेटिव -1.5 डाल दिया, -1.5। अगर इसको नंबर लाइन में देखें, ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, तो ये -1.5 कहाँ पर आएगा, तो -1 यहाँ पर है, -1.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा -1.5। तो इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, -2 है, तो ये किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। कितना होगा, -2 के बराबर, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहें, इसको लिखना चाहें, ठीक है, इसको अगर ऐसे लिखें तो यानी कि इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ये -1 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, ठीक है। नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन से अच्छे से समझ में आएगा, -1 -2 1 और 2, ठीक है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये -1 के बराबर होगा। -1 के बराबर किसके लिए होगा, इसके बीच में जितने भी ये रियल नंबर है, -1 और 0 के बीच में जितने भी रियल नंबर है उन सब के लिए क्या हो जाएगा, ये -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि इससे जस्ट पहले कौन आ रहा है, -1 ही इंटीजर है। तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये -1 के बराबर कब होगा, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है,
-1 से बड़े जितने भी रियल नंबर है और लेस देन जीरो और इंक्लूडिंग -1, क्योंकि -1 एक्स की जगह -1 रख दें तो उसका भी क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, -1 ही आएगा। और इन सारी वैल्यूज़ के लिए यानी -1 से लेकर 0 तक जितने भी रियल नंबर है उन सारी रियल नंबर्स के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। 0 में इक्वल टू का साइन मत लगाना, क्योंकि 0 का कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 0 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे देखें एक्स की वैल्यू अगर 0, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 0 कब होगी, वो इन सारे रियल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। सेम ऐसे ही अगर x क्या की बात करनी है हमें, 1 कब हुई, x ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 1 कब होगी, फॉर x, ठीक है, इन सारी वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इन सारे रियल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2। इसको ध्यान दीजिएगा, बस आपको इतना समझना, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप कोई भी रियल नंबर डालो तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। और वो इंटीजर कौन सा होगा, उस रियल नंबर से जस्ट पहले जो इंटीजर आता होगा वो क्या कहलाएगा, वही होगा क्या हमारा उसका इंटीजर, ठीक है, उसका इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ अगर देखें, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ओके। तो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स इक्वल टू अगर 0, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 ले लूँ तो एक्स की वैल्यू 0 होगी तो 0 ही होगी, एक्स की वैल्यू 0 तो कितनी होगी, 0 होगी। और एक्स की वैल्यू अगर मैं 0.1 ले लूँ, एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स क्या है, पूरा रियल नंबर है ना, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सारे एक्स होंगे कहाँ बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहाँ से आएंगे, रियल नंबर। तो अगर 0.1 ले लूँ तो उसके लिए भी क्या होगा, y इक्वल टू कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है, y इक्वल टू 0 होगा। पूरे इस 0 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है, 0 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है उन सब के लिए y कितना होगा, 0 ही होगा, उन सब के लिए y कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0.1 ले लूँ तो y कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है, 0 ही होता है। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है, 0 ही होता है। 0.6 का कितना होता है, 0 ही होता है। 0.9 का कितना होता है, 0 ही होता है। तो अगर x की वैल्यूज में 0 से लेकर 1 तक कोई भी लूँ तो मुझे y कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। लेकिन 1 में क्या कर देंगे, हॉलो सर्कल कर देंगे। हॉलो सर्कल का मतलब है वो पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं है, वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है इस ग्राफ में, वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। यानी कि अगर 1 में हॉलो सर्कल कर दिया, इसका मतलब यानी कि ये जो है 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यानी कि 0 से लेके यहाँ तक 1 इंक्लूड नहीं है, 1 तक जो है सबकी वैल्यूज कितनी होगी, y इक्वल टू 0। जैसे ही x इक्वल टू कितना बन गया, 1, x इक्वल टू 1 बन गया, x इक्वल टू 1 बन गया तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, 1। यानी कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फिर से 1 से लेके 2 तक हर वैल्यूज की जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि 1.2 भी कितना होगा, 1 ही होगा, 1.3 भी कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन 2 तक ऐसे चलते रहेगा और 2 पे सर्कल आ जाएगा, 2 पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, इन 2 इंक्लूड नहीं होगा। 2 पे जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर से 2 से लेके 3 तक वो क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। यहाँ पर हॉलो सर्कल 4 पे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ देखिएगा नेगेटिव में देखिएगा यहाँ से पूरा यहाँ तक, यानी कि -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 ये सारी वैल्यूज का आएंगी, यहाँ पर आएंगी। और इनके लिए जो है जस्ट पहले इनके जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है, -1 है, ठीक है। तो यानी इन सब के लिए जो वैल्यू बनेगी, y की वैल्यू क्या बनेगी, -1 बनेगी। y की वैल्यू कितनी बनेगी, -1 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हॉलो सर्कल, क्योंकि 0 पे तो 0 वैल्यू है ना, तो यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। और -1 पे कितना बन गई, -1 बन गई, ठीक है। और -2 पे कितना बनेगी, -2 वैल्यू बनेगी। और इन सब के लिए भी -2 ही बनेगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, हॉलो सर्कल आ जाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा। और यहाँ पर हॉलो सर्कल, फिर ये
ठीक है, यानी कि -2 से -3 तक, -2 से -3 तक जितने भी x की वैल्यूज होगी उन सब के लिए जो क्या बनेगा, हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, वो -3 आएगी। वो कितनी आएगी, -3 आएगी। लेकिन -2 के लिए कितनी आ जाएगी, -2 आएगी। -2 के लिए -2 आएगी। ठीक है, तो इसलिए -2 पे क्या बना है, हॉलो सर्कल बना। तो ये इस तरीके का ग्राफ, इसको कहते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, और इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन देखते हैं, और इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेप फंक्शन, क्योंकि ये सीढ़ी जैसा बन रहा है ना, सीढ़ी को क्या कहा जाता है, स्टेप कहा जाता है। सीढ़ी को क्या कहा जाता है, स्टेप, तो इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ इतना डिटेल में है नहीं। ठीक है, 11th में जाके, वो 12th में जाके आएगा। ठीक है, 12th में और ज़्यादा इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे, इसका डोमेन यहाँ से आपको ग्राफ याद होना चाहिए। आखिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपको ये याद होना चाहिए, और ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, और इसका डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। ठीक है, डोमेन क्या बन रहा है, डोमेन देखिए एक्स की वैल्यूज, यानी कि डोमेन एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है। ठीक है, पूरे एक्सिस में, क्योंकि यहाँ और चलते रहेगा। ये सारे ग्राफ क्या है, पूरे एक्स एक्सिस में फैले हुए हैं। कोई भी एक इंटीजर छूटा नहीं है, तो यानी कि पूरा रियल नंबर क्या बनेगा, हमारा डोमेन बन जाएगा। पूरा रियल नंबर डोमेन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा रेंज क्या होगी। रेंज देखिए वाई एक्सिस में कितना फैला हुआ है। ठीक है, वाई एक्स में 0 को कवर कर रहा है, फिर सब छूट गया, पर सब छूट गया। 1 में आ रहा है। ठीक है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, -1 में भी है, -2 में भी है, -3 में भी है। ठीक है, ये जो ग्राफ फैला है वो कहाँ फैला है, -1 में है, -2 में है, -3 में है, लेकिन इनके बीच में नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इंटीजर्स में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वाई एक्सिस में कहाँ पर फैला हुआ है, सिर्फ इंटीजर्स में। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सिर्फ क्या हो जाएगी, इंटीजर्स हो जाएगी। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, जेड का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जेड का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म, यानी कि हमने सारे ग्राफ पढ़ लिए जितने 11th में दिए हुए थे, क्लास 11th में हमारे दिए हुए थे, वो सारे हमने ग्राफ पढ़ लिए। ठीक है, सारे ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी देख लेते हैं, आज ही देख लेते हैं। कल से हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। आज वैसे भी ठीक है, फंक्शन हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, फिर कल सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा, ठीक है, अब अलजेब्रा फंक्शन के बीच में अलजेब्रा लगाना है, ऑपरेशंस लगानी, प्लस उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, कैसे कर सकते हैं उसको देखिएगा। ठीक है, 2 फंक्शन हमें दिए हैं। ठीक है, 2 फंक्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, 2 फंक्शन हमें दे रखे हैं, एफ सच दैट एक्स टू आर, और दूसरा है हमारे पास जी। दूसरा फंक्शन क्या है, उसका नाम है जी। दूसरे फंक्शन का नाम क्या है, जी। ये भी एक्स से कहाँ पर है, आर। एक्स कोई भी सेट हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर पे जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर पे जा रहा है। ठीक है, रियल नंबर पे जा रहा है। तो ये दोनों कैसे फंक्शन है, रियल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन बताया था हमने। रियल फंक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों ही सेट, डोमेन और रेंज, और ऐसे फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज दोनों क्या होते हैं, ये तो रियल नंबर होती है, रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, तो यानी कि ये याद रखिए, इन दोनों फंक्शन में क्या होगा, डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, रियल नंबर के सबसेट होंगे, या तो रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो वैसे भी इसमें ज़्यादा रियल वैल्यू फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन इतना वो सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे फंक्शन जितने भी हम पढ़ेंगे सब क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें अलग से इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, जैसे फंक्शन दिखे सब वही है। ठीक है, सब वही है। ठीक है, तो 2 फंक्शन है, अगर इन दोनों फंक्शन को हम एडिशन करें, इन दोनों फंक्शन को पहले क्या कर लें, एडिशन कर लें। पहले हम देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि एफ प्लस जी। ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे इस ये क्या होता है, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, तो एफ प्लस जी। ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये पूरा एक क्या बन गया, फंक्शन बन गया। ये क्या बन गया, पूरा फंक्शन बन गया। एफ प्लस जी एक अलग फंक्शन बन गया। ठीक है, अलग फंक्शन बन गया। क्या बन गया, अब अलग फंक्शन। जैसे एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, एक क्या बन गया, एफ प्लस जी। क्या बन जाएगा, एफ प्लस जी। और ये एफ प्लस जी, क्योंकि एफ जो है एक्स से आर तक है, एक्स से आर में, जी भी कहाँ है, एक्स से आर में, तो एफ प्लस जी भी कहाँ होगा, एक्स से आर में ही होगा। एक्स से कहाँ होगा, आर में होगा। और इस एफ प्लस जी ऑफ एक्स जी है जो किसके बराबर होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स के बराबर होता है। कितना होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। यानी कि इन दोनों फंक्शन को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, और इन दोनों फंक्शन के अगर एलिमेंट्स को भी ऐड कर लें, ठीक है, ये एफ एक्स का मतलब, ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है इस फंक्शन का क्या है, एलिमेंट है। जी एक्स का मतलब इस फंक्शन, जी फंक्शन का क्या है, एलिमेंट है। एफ एक्स और जी एक्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट है, इसके क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है,
तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स ये भी कितना होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों एलिमेंट के सम के बराबर हो जाएगा। इन दोनों के एलिमेंट को, सारे एलिमेंट्स को सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और सेम इस तरीके से सबट्रैक्शन में भी करना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन में भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, एफ एक्स ये जी है, सेम ऐसा ही है, तो ये हो जाएगा एफ माइनस जी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स के बराबर, एफ एक्स माइनस जी एक्स के बराबर, एफ एक्स माइनस जी एक्स के बराबर। ठीक है, और अगला देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, किसी स्केलर में कोई नंबर, कोई कांस्टेंट, कोई एलिमेंट, कोई छोटा एलिमेंट, या स्केलर मतलब कांस्टेंट। ठीक है, स्केलर का मतलब यहाँ आप समझ आए, कोई कांस्टेंट, कोई नंबर, किसी नंबर से अगर किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, एफ और जी है। ठीक है, दो फंक्शन हमारे पास, तो किसी भी फंक्शन को अगर हम किसी स्केलर से, स्केलर यानी कांस्टेंट अल्फा, कोई अल्फा इंटू एफ, इस फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, इस अल्फा को एक नया फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन में मैंने एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा, तो एक नया फंक्शन बन गया क्या, अल्फा ऑफ एफ। अल्फा ऑफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, एफ ऑफ अल्फा एक्स, किसके बराबर होगा, एफ ऑफ अल्फा एक्स, सॉरी एफ ऑफ अल्फा एक्स करें, ये किसके बराबर होगा, अल्फा ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ वो अल्फा ऑफ एफ एक्स, यानी कि अल्फा एफ, यानी कि फंक्शन, एक नया फंक्शन है कौन, अल्फा एफ, अल्फा एफ, इसके जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, अल्फा इंटू एफ एक्स के सारे एलिमेंट्स में अगर अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे क्या लेंगे, अल्फा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू एफ एक्स, अल्फा इंटू एफ एक्स। ठीक है, अल्फा कोई भी एक स्केलर होगा, अल्फा इज स्केलर, और अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अल्फा जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, यही दो फंक्शन है हमारे पास, ये दो फंक्शन है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक है, ठीक है, दो फंक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा एफ जी, तो एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ जी ऑफ एक्स ये किसके बराबर होगा, सिंपल सा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, किसके बराबर होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, और एक्स की वैल्यू सारी कहाँ है, बिलोंग्स टू एक्स। ये जो एक्स की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, एक्स में, ये तो पहला एलिमेंट है, पहला सेट है। एक्स की वैल्यू कहाँ से आती है, पहले वाले सेट से आती है ना, तो ये सारी कहाँ से आएंगी, एक्स की वैल्यू आएंगी। ठीक है, और डिवीजन का करना है, डिवीजन या क्वोशंट कह सकते हैं, क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट ऑफ एफ एन जी, दो रियल फंक्शन के हमें क्या निकालना है, क्वोशंट निकालना है, क्वोशंट निकालना है। ठीक है, यानी कि एक नया फंक्शन बनेगा क्या, एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, जी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बराबर, किसके बराबर होगा, एफ एक्स और जी एक्स के बराबर, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लेकिन जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसे अपॉन में लिखे तो इसको डिफाइन करें नीचे वाली चीज़, ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए फॉर, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स की इन सारी वैल्यूज के लिए जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी वैल्यूज के लिए। ये जो एक्स में जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से कोई भी एक वैल्यूज के लिए एक्स जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये जो है डिफाइन होगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इतना ठीक है। और ये जो सारे फंक्शन हमने लिखे एफ जी एफ अपॉन जी एफ माइनस जी, ये सारे जैसे एफ जो है एक्स से आर में, जी कहाँ से एक्स से आर में, तो एफ जी भी कहाँ से होगा, एक्स से आर में ही होगा, और एफ अपॉन जी भी कहाँ से होगा, एक्स से आर में ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्या है, एल्जेब्रा थे फंक्शन के। ठीक है, फंक्शन के बारे में हमने एल्जेब्रा पढ़ा, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनके डिवीजन, क्वोशंट। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए बचने। ठीक है, आज थोड़ी लंबी वीडियो हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ी इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, ग्राफ के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, जो कि हमारे अगले एक्सरसाइज में, वो अगले चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें भी काम आएगा। ठीक है, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7, वो जो हमारी 2.3 एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप ये फंक्शन समझ गए तो वो एक्सरसाइज तो आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, एक ही दिन में, एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।